फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लाउड फ्रंट के बारे में कि क्लाउड फ्रंट क्या होता है, सीडीएन कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या होता है। तो इस बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। A content delivery network (CDN) is a system of distributed server network that deliver web pages and other web content to a user based on the geographical location of the user. मीन्स जो सीडीएन होता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है, ये जियोग्राफिक बेस्ड यूजर को आपका वेब बेस्ड एप्लीकेशन या वेब कंटेंट को प्रोवाइड कराता है। सपोज करिए आपका कोई S3 बकेट है, वो आपका एक स्पेसिफिक रीजन पे अवेलेबल है। सपोज करिए सिडनी रीजन पे अवेलेबल है, लेकिन उसके वर्ल्ड वाइड यूजर एक्सेस करते हैं उसको ऑल ओवर वर्ल्ड से, मुंबई से भी, कनाडा से भी, अमेरिका से भी, यूएस से भी, आपका आयरलैंड से भी आपका यूजर उसको एक्सेस करते हैं। तो उसको इसकी स्पीड को फास्ट करने के लिए जो यूजर है उनको लेटेंसी ना मिले, तो उसके लिए हम लोग सीडीएन का यूज करते हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का यूज करते हैं, या क्लाउड फ्रंट का हम लोग यूज करते हैं। द ओरिजिन ऑफ द वेब पेजेस एंड द कंटेंट डिलीवरी सर्वर्स। इसमें क्या होता है, जो ओरिजिन मीन्स क्या होता है, जहाँ पे आपका वेब पेज पड़ा है। जैसे आपका जो EC2 इंस्टेंस हो सकता है, ओरिजिन आपका S3 बकेट हो सकता है, जहाँ पे आपने S3 वेबसाइट होस्ट की है, तो इसे ओरिजिन कहेंगे हम लोग। तो ये ओरिजिन हमारे कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के अंदर इस्टेब्लिश होते हैं, वेब पेजेस इनके जो होते हैं। तो क्लाउड फ्रंट इज ए वेब सर्विस दैट गिव्स बिजनेस एंड वेब एप्लीकेशन डेवलपर्स एन इजी एंड कॉस्ट इफेक्टिव वे to distribute content with low latency and high data transfer speed। तो क्लाउड फ्रंट के थ्रू क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज करिए आपका जो S3 बकेट है, वो S3 बकेट आपका सिडनी रीजन में अवेलेबल है। अब सिडनी रीजन में अवेलेबल है, तो उसके जो यूजर हैं वो ऑल ओवर आप वर्ल्ड से एक्सेस कर रहे हैं, मुंबई से कर रहे हैं, आपका टोक्यो से कर रहे हैं, आपके यूएस से कर रहे हैं, आपके कनाडा से कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो यूजर यूज कर रहे हैं, आपके मुंबई को से जो यूज कर रहे हैं या कनाडा से जो यूज कर रहे हैं, उनको लेटेंसी का आपको फेसिंग करना पड़ेगा। क्योंकि जो डेटा है वो काफी लंबा ट्रेवल करके जा रहा है, नेटवर्क में काफी ज्यादा होप्स को काउंट करके जा रहा है। तो और बीच में कई सारे सर्विस प्रोवाइडर पड़ रहे हैं जो डेटा को लेके जा रहे हैं, आपके जो इंटरनेट में पैकेट भेजा उसको लेके जा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, आपका पैकेट भी लॉस होगा, प्लस आपको लेटेंसी का भी सामना करना पड़ेगा। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए आपका क्लाउड फ्रंट आपका AWS ने लॉन्च किया है। क्लाउड फ्रंट एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है। इसमें क्या होता है कि क्लाउड फ्रंट जो भी आपका नियरेस्ट यूजर्स के जो नियरेस्ट एक उसने एज लोकेशन क्रिएट कर दिया है। तो एज लोकेशन क्या करता है कि आपका जो डेटा है वो मेन ओरिजिन मीन्स आपका बकेट से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है AWS नेटवर्क के थ्रू। तो AWS नेटवर्क के थ्रू आपका S3 बकेट और आपका जो एज लोकेशन है जो नियर अबाउट होगा आपका यूजर के पास। और एज लोकेशन बहुत सारे AWS ने डेवलप कर दिए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर आपका हर स्पेसिफिक रीजन में, हर स्पेसिफिक सिटीज में वो डेवलप कर रहा है। तो किसी भी सिटीज का या किसी भी रीजन का यूजर जब एक्सेस करता है रिक्वेस्ट, तो सबसे पहले उसकी रिक्वेस्ट जाती है आपकी एज सर्वर पे। तो एज सर्वर क्या करता है, एज सर्वर आपका डायरेक्टली कनेक्टेड होता है आपका ओरिजिन से। तो सबसे पहले डेटा फैच करके लाता है वो ओरिजिन से, और क्योंकि ये सेम AWS नेटवर्क में होते हैं ओरिजिन एंड एज लोकेशन, तो स्पीड इनकी बहुत फास्ट होती है। उसके बाद यूजर की रिक्वेस्ट जाती है एज लोकेशन में, तो एज लोकेशन से डेटा यूजर को वो रिफ्लेक्ट करके दे देता है, वो एक्सेस करके दे देता है। तो इससे जो यूजर को लेटेंसी फेस करना पड़ रहा था वो लेटेंसी नहीं फेस करना पड़ता है। तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव वे में आपका लो लेटेंसी में हाई डेटा ट्रांसफर स्पीड प्रोवाइड करता है क्लाउड फ्रंट सीडीएन कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। एज लोकेशन क्या होता है, दिस इज लोकेशन वेयर कंटेंट विल बी कैच्ड, दिस इज सेपरेट टू AWS रीजन इन अवेलेबिलिटी जोन। तो एज लोकेशन क्या होता है, एज लोकेशन में आपका जो कंटेंट है, आपका जो वेब कंटेंट है या वेबसाइट है, वो स्टोर हो जाती है या कैश हो जाती है, कैशे मेमोरी में स्टोर हो जाती है। और जब यूजर की रिक्वेस्ट आती है तो वो ओरिजिन के पास ना जाके एज लोकेशन के पास जाती है, और एज लोकेशन उसको अपने कैश मेमोरी से ही उसकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर देता है, उसको कंटेंट प्रोवाइड करा देता है। जो एज लोकेशन होते हैं वो आपका AWS की रीजन नहीं होते हैं या AWS की अवेलेबिलिटी जोन नहीं होते, ये उनसे डिफर होते हैं। एज लोकेशन AWS के रीजन और अवेलेबिलिटी जोन से डिफर होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि AWS का जो अवेलेबिलिटी जोन है वही उसकी एज लोकेशन है, ऐसा नहीं कह सकते आप।
ओरिजिन ओरिजिन मैंने बताया कि क्या हो सकता है। ओरिजिन आपका EC2 इंस्टेंस हो सकता है, आपका लोड बैलेंसर हो सकता है, या आपका रूट 53 हो सकता है, या आपका S3 बकेट हो सकता है, जहाँ पे आपका वेबसाइट पड़ी है, वेब कंटेंट पड़े हैं, वेब डिलीवरी जो आपको यूजर को चाहिए वो डेटा पड़ा हुआ है, तो वो आपकी ओरिजिन कहला सकते हैं। तो कोई भी ओरिजिन हो सकता है, आपका S3 बकेट हो सकता है, EC2 इंस्टेंस हो सकता है, इलास्टिक लोड बैलेंसर हो सकता है, या रूट 53 हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें हम लोग, दिस इज द नेम गिवन बाय CDN विच कंसिस्ट ए कलेक्शन ऑफ एज लोकेशन। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही जो आपके एज लोकेशन है उनका कलेक्शन आता है, और सारे एज लोकेशन आपके ओरिजिन से कनेक्टेड होते हैं। Amazon Cloud Fund can be used delivery you entire website including dynamic, static, streaming and inactive content। तो आप CDN नेटवर्क के थ्रू जो भी वेब कंटेंट है, चाहे आपका डायनेमिक वेब कंटेंट हो, चाहे आपका स्टैटिक वेब कंटेंट हो, चाहे स्ट्रीमिंग वेब कंटेंट हो, कोई भी कंटेंट हो, आप उसको बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव वे में, लो लेटेंसी में, आप हाई डेटा ट्रांसफर स्पीड में आप एक्सेस कर सकते हैं। रिक्वेस्ट फॉर योर कंटेंट आर ऑटोमेटिकली रूटेड टू द नियरेस्ट एज लोकेशन। जो आपके रिक्वेस्ट यूजर की रिक्वेस्ट होगी वो ऑटोमेटिक जो नियरेस्ट यूजर की जो नियरेस्ट एज लोकेशन होगी उसके पास जाएगी, और नियरेस्ट एज लोकेशन ही उसको आपको अपने जो कैशे मेमोरी है उसमें से अपने जो कंटेंट है कैशे मेमोरी में जो कंटेंट स्टोर कर रखा है उस कंटेंट को आपको से आपको यूजर को डेटा प्रोवाइड कर देता है। जो डेटा की डिमांड होती है यूजर की, जो वेब पेज की डिमांड होती है, जो वेब कंटेंट की डिमांड होती है यूजर की, वो प्रोवाइड कर देता है एज लोकेशन अपने कैशे मेमोरी से। सो उसको लो मतलब लेटेंसी बहुत कम यूजर को फेस करनी पड़ती है, और बहुत ही हाई स्पीड में डेटा उसको एक्सेस में मिल जाता है यूजर को। सो कंटेंट इन डिलीवरी विद द बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस, तो बेस्ट परफॉर्मेंस के बिहाफ में उसको कंटेंट डिलीवरी कर देता है एज लोकेशन हमारा, एज सर्वर हमारा। टू टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। एक वेब डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो बेसिकली वेबसाइट या वेब कंटेंट के लिए यूज होता है। एक RTMP होता है जो आपका मीडिया स्ट्रीमिंग के लिए यूज होता है। और मैं एक आपको पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा। जो RTMP डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपका 31 दिसंबर 2020 के बाद AWS डिसकंटिन्यू कर देगा इसको। इस टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगा क्लाउड फ्रंट में, सिर्फ वेब डिस्ट्रीब्यूशन ही प्रोवाइड करेगा। नोट, एज लोकेशन आर नॉट जस्ट रीड ओनली। तो एज लोकेशन जो आपका डेटा पड़ा है, कंटेंट पड़ा है, वो सिर्फ रीड ओनली नहीं हो सकता, उसमें आप डेटा को राइट भी कर सकते हो, मतलब डेटा को अपलोड भी कर सकते हो। जो डेटा यूजर चाहता है अपलोड करना है S3 बकेट में, वो डेटा को अपलोड भी कर सकता है एज लोकेशन में, और एज लोकेशन के बाद वो डेटा वापस S3 बकेट में अपलोड हो जाएगा। तो एज लोकेशन सबसे पहले डेटा जो यूजर है वो डेटा अपलोड करेगा आपका एज लोकेशन में, एज लोकेशन उस डेटा को ओरिजिन में अपलोड कर देगा। तो जो आपका एज लोकेशन है वो सिर्फ रीड ओनली नहीं हो सकता, उसमें आप राइट भी कर सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को पुट भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट आर कैश्ड फॉर द लाइफ ऑफ द TTL। जो ऑब्जेक्ट आप उसके एज लोकेशन के कैश मेमोरी में होता है उसका TTL टाइम होता है, टाइम टू लीव होता है, मतलब कब तक वो ऑब्जेक्ट उस मेमोरी में आपका स्टोर हो सकता है। तो बाय डिफॉल्ट 24 आवर्स का टाइम होता है, 24 आवर्स तक वो ऑब्जेक्ट उस एज लोकेशन की मेमोरी में आपका स्टोर हो सकता है। अगर उसके बीच में कोई रिक्वेस्ट आ गई यूजर की उस कंटेंट के लिए, तो वो अपने एज लोकेशन से दे देगा, रिप्लाई कर देगा, प्रोवाइड कर देगा। अगर उसका एज लोकेशन से डेटा आपका इरेज हो गया है तो वो वापस ओरिजिन के पास जाएगा और वहां से डेटा फेच करके लाएगा, और फिर से अपने कैश मेमोरी में स्टोर करेगा डेटा, और फिर वो डेटा को यूजर को प्रोवाइड करेगा। तो ये प्रोसीजर होता है। तो जो ऑब्जेक्ट उसकी कैश मेमोरी में स्टोर होता है उसका टाइम होता है, टाइम टू लीव होता है। It is a global service as server store data default time is to cache is 24 hours। तो डिफॉल्ट टाइम होता है एज लोकेशन में डेटा को कैश करने का, वो बाय डिफॉल्ट 24 आवर्स होता है, और ये ग्लोबल सर्विस होती है, ये कोई आपकी रीजन स्पेसिफिक सर्विस नहीं होती है। यू कैन एक्सेस क्लाउड फ्रंट इन द फॉलोइंग वे। आप क्लाउड फ्रंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? पहला AWS कंसोल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, दूसरा AWS SDK के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, तीसरा क्लाउड फ्रंट API के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, और चौथा आप AWS CLI इंटरफेस के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। बिलिंग ऑफ एज लोकेशन, अब जब आप एज लोकेशन को यूज कर रहे हैं तो उसकी बिलिंग जनरेट होगी। तो AWS कैसे बिलिंग जनरेट करता है, किस बिहाफ में बिलिंग जनरेट करता है वो देखिए।
पहला डेटा ट्रांसफर आउट, जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है इंटरनेट के थ्रू, जो डेटा जा रहा है या जो ओरिजिन से डेटा एज लोकेशन के पास आ रहा है, जो यूजर से डेटा एज लोकेशन के पास जा रहा है या एज लोकेशन डेटा यूजर के पास जा रहा है, वो डेटा जो मतलब इंटरनेट में डेटा मूव कर रहा है या ओरिजिन से डेटा एज लोकेशन में मूव कर रहा है, वो डेटा का चार्जेस AWS लेगा आपसे। जितने भी HTTP रिक्वेस्ट यूजर कर रहा है उसकी उस रिक्वेस्ट के बिहाफ में आपको डेटा चार्ज देना पड़ेगा। इनवैलिडेशन रिक्वेस्ट, इनवैलिडेशन मीन्स क्या होता है, आपका कंटेंट है S3 ऑब्जेक्ट में, उसमें आप कुछ डेटा को इनवैलिडेट कर देते हैं, मीन्स वो डेटा रिफ्लेक्ट ना हो एज लोकेशन में, तो उस डेटा को आप कोई फोल्डर हो सकता है आप इनवैलिडेट कर दें, या कोई फाइल हो सकती है या कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है उसको इनवैलिडेट कर दें, तो उस डेटा जो इनवैलिडेशन कर रहे हैं उस रिक्वेस्ट का डेटा आपको रिक्वेस्ट को आपको पे करना पड़ेगा। डेडिकेटेड आईपी अगर आप ले रहे हैं या कस्टम SSL, डिफॉल्ट SSL वो प्रोवाइड करता है आपका क्लाउड फंड, अगर आप उस पे अपना कस्टम SSL अप्लाई करना चाहते हैं तो उस बिहाफ में आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा। If the content is already in the edge location with the lowest latency, CloudFront deliver it immediately. If not, CloudFront retrieve it from the Amazon S3 bucket or HTTP web server you have identified as the source for origin server. मीन्स मैंने जो अभी आपको बताया कि अगर कोई यूजर किसी कंटेंट के लिए रिक्वेस्ट करता है तो रिक्वेस्ट जाएगी एज सर्वर के पास, अगर वो कंटेंट उसके कैशे सर्वर में होगा, एज लोकेशन के कैशे सर्वर में होगा तो वो उस यूजर को कंटेंट प्रोवाइड कर देगा। अगर उसके कैशे सर्वर में नहीं होगा तो सबसे पहले वो ओरिजिन के पास जाएगा। ओरिजिन मीन्स S3 बकेट है या S3 आपका क्लाउड S3 बकेट है या आपका EC2 इंस्टेंस है, उसके पास जाएगा, उससे डेटा को लोड करके लाएगा, अपने कैशे में स्टोर करेगा और वो डेटा को यूजर को प्रोवाइड कर देगा। ये प्रोसीजर होता है आपका। क्लाउड फंड आल्सो कीप परसिस्टेंस कनेक्शन विथ ओरिजिन सर्वर, मतलब जो क्लाउड फ्रंट है और जो ओरिजिन है, ओरिजिन मीन्स S3 बकेट है या EC2 इंस्टेंस है, ये आपके AWS के नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, तो इनमें परसिस्टेंस कनेक्शन होता है, मतलब बहुत फास्ट कनेक्शन होता है, लो लेटेंसी पे कनेक्शन होता है, तो इनके बीच में जो होता है परसिस्टेंस कनेक्शन होता है। सो फाइल आर फेच फ्रॉम द ओरिजिन एज क्विकली एज पॉसिबल, तो जो फाइल है ओरिजिन से एज लोकेशन में बहुत फास्टली एक्सेस हो जाती है फाइल, क्योंकि वो सेम AWS का नेटवर्क होता है। सपोज करिए तो ये मेरा कोई S3 या कोई सर्वर पड़ा है, वेब कंटेंट पड़ा हुआ है, EC2 इंस्टेंस है, इस यूजर ने सबसे पहले कोई इस कंटेंट के लिए डिमांड की, सपोज करिए, तो ये कंटेंट सबसे पहले इसकी रिक्वेस्ट एज लोकेशन के पास जाएगी। एज लोकेशन के पास वो कंटेंट कैश मेमोरी में नहीं है, तो एज लोकेशन उसको डायरेक्ट ओरिजिन से एक्सेस करेगा और उसको अपने कैश मेमोरी में स्टोर करेगा, उसके बाद वो कंटेंट यूजर को प्रोवाइड कर देगा। फिर सेम उसी कंटेंट की रिक्वेस्ट दूसरे यूजर से आई है, तो उस यूजर की रिक्वेस्ट फिर से एज सर्वर में जाएगी। अब एज लोकेशन देखेगा, एज सर्वर देखेगा, वो कंटेंट उसके कैश मेमोरी में है, तो वापस उसके लिए ओरिजिन पे नहीं जाएगा, वो अपने कैश मेमोरी से ही उसकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर देगा, कंटेंट डिलीवरी कर देगा। तो ये प्रोसेस होता है। तो ऐसे वर्ल्ड वाइड उसके एज लोकेशन स्टेब्लिश है और सेम प्रोसीजर उसमें सब में कैश मेमोरी होती है। अगर कैश मेमोरी में डेटा है तो वो डेटा को डिलीवर कर देगा एंड यूजर को। अगर कैश मेमोरी में डेटा नहीं है, वो कंटेंट नहीं है, तो सबसे पहले ओरिजिन के पास जाएगा और वहां से डेटा फैच करके लाएगा और उस डेटा को अपने कैश मेमोरी में स्टोर करेगा और फिर वो डेटा को अपने यूजर तक प्रोवाइड करेगा। तो फ्रेंड्स, ये आपने देखा क्लाउड फंड के कॉन्सेप्ट को। अब चलिए इसका लैब करते हैं, लैब परफॉर्म करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए इस समय हम लोग अपने S3 के मैनेजमेंट कंसोल को एक्सेस कर लिया है। इस समय मैं अपने रूट अकाउंट में हूँ। तो सपोज करिए मैं इस समय अपना इस बकेट का यूज करना चाहता हूँ क्लाउड फ्रंट के लिए, testing.crr.destination बकेट का यूज करना चाहता हूँ। इस बकेट को मैं क्लाउड फ्रंट नेटवर्क के थ्रू एक्सेस करना चाहता हूँ। तो चलिए उसको कॉन्फ़िगर करता हूँ। तो सबसे पहले आप क्लाउड फ्रंट को सर्विस को एक्सेस करेंगे तो क्लाउड फ्रंट आपको नेटवर्किंग में मिलेगा। आपको नेटवर्किंग में आपको क्लाउड फ्रंट मिलेगा। नेटवर्किंग कंटेंट डिलीवरी में आपको क्लाउड फ्रंट मिलेगा। तो आपको क्लाउड फ्रंट को एक्सेस करना है। तो क्लाउड फ्रंट में आप आएंगे तो देखिए क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन में क्लिक करना है। तो देखिए टू टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, एक वेब बेस होता है, एक RTMP बेस होता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि RTMP बेस 31 दिसंबर 2020 के बाद डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो इसमें लिखा है क्लाउड फ्रंट इज डिसकंटिन्यू सपोर्ट फॉर RTMP डिस्ट्रीब्यूशन ऑन December 30, 2020। तो ये 31 दिसंबर 2020 के बाद डिसकंटिन्यू हो जाएगा। फिर आपको वेब बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा।
तो चलिए मुझे वेब बेस पे ही अप्लाई करना है, तो मैं गेट स्टार्टेड करता हूँ। आप ओरिजिन डोमेन नेम आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो डोमेन नेम मुझे कौन सा देना था, मुझे देना था testing-crr.destination, ये वाला मुझे देना था। तो मैं अगर कोई इलास्टिक लोड बैलेंसर है तो आप यहाँ से दे सकते हैं, या EC2 आएगा तो आपको यहाँ नीचे आपको EC2 भी आप दे सकते हैं। तो मैं testing-crr.destination को यूज करता हूँ, इस बकेट का यूज करता हूँ। तो अगर आप रिस्ट्रिक्ट बकेट एक्सेस करना चाहते हैं कि ये बकेट कोई भी एक्सेस ना कर पाए, तो आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। आप देखिए प्रोटोकॉल HTTP HTTPS का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बाय डिफॉल्ट होता है। अगर आप सिर्फ HTTPS का ही करना चाहते हैं तो ये देखिए सिर्फ आप HTTPS के लिए यूज कर सकते हैं। तो यूजर की रिक्वेस्ट सिर्फ HTTPS बेस पे ही एक्सेप्ट की जाएगी, HTTP रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप इस ऑप्शन का यूज करते हैं तो जो भी रिक्वेस्ट HTTP टाइप करेगा वो ऑटोमेटिकली HTTPS में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसमें दोनों रिक्वेस्ट को एक्सेस कर सकता है, HTTP एंड HTTPS। तो मैं बाय डिफॉल्ट ऑप्शन लेके चलता हूँ। और उसके बाद अलाउड क्या है, गेट सिर्फ अभी गेट मतलब ऑब्जेक्ट को सिर्फ गेट कर सकता है। अगर आप चाहते हैं इसमें पुट भी कर ले, ऑब्जेक्ट अपलोड भी कर ले, तो पुट ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा, पुट पोस्ट पैच एंड डिलीट। तो ये ऑप्शन में आप उस डेटा को अपलोड भी कर लेगा। तो मैं डिफॉल्ट हेड गेट एंड हेड लोकेशन को लेके चलता हूँ, ठीक है। अब देखिए टाइम बाय डिफॉल्ट TTL टाइम आप कम ज्यादा कर सकते हैं। डिफॉल्ट TTL टाइम ये है, आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। जब मैं बताया था कि इतने टाइम तक डेटा मैक्सिमम मिनिमम 0 सेकेंड तक डिफॉल्ट आपका 86,400 सेकेंड तक डिफॉल्ट डेटा को TTL में स्टोर करेगा, मैक्सिमम इतना। तो आप इस टाइम को आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। कंप्रेस अगर आप चाहते हैं जो डेटा हो वो सबसे पहले ऑटोमेटिक कंप्रेस हो फिर आपका फैच हो, तो आप इसको यस कर दीजिए। तो आपका वो डेटा सबसे पहले कंप्रेस होगा फिर वो फैच होगा। अगर आप रिस्ट्रिक्ट यूआरएल एक्सेस, अगर आप सिंगल URL का यूज करना चाहते हैं, मीन्स वो डेटा S3 URL के थ्रू डेटा एक्सेस ना हो यूजर को, तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए। सिर्फ आपकी क्लाउड फ्रंट URL के थ्रू एक्सेस हो तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए, अदरवाइज नो। मतलब दोनों क्लाउड फ्रंट के थ्रू भी एक्सेस होगा और S3 का जो URL है ऑब्जेक्ट का, उसका URL है, उसके थ्रू भी डेटा एक्सेस हो, उसके लिए नो रहने दीजिए यहाँ पे। प्राइस क्लासेस आपका देखिए, प्राइस क्लासेस में आपने ऑल एज लोकेशन ले रखा है, तो उसमें कोई भी एज लोकेशन वर्ल्ड वाइड जितने भी एज लोकेशन है, किसी भी एज लोकेशन से डेटा यूजर एक्सेस कर सकता है। आप चाहते हैं कि कम प्राइस लगे, आपका कम जो बिल जनरेट हो, तो आप सपोज करिए आपके यूजर सिर्फ यूरोप में है या सिर्फ आपके कनाडा और यूरोप के यूजर हैं, तो आप सिर्फ ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं एशिया में भी यूजर है तो आपको ये वाला ऑप्शन ले लीजिए। अगर आपको लगता है नहीं वर्ल्ड वाइड में यूजर है तो आप बेस्ट ये वाला ऑल एज सर्वर लोकेशन आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें प्राइस थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन सारे आप एज लोकेशन को यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई AWS फायरवॉल लगा सकते हैं, वेब फायरवॉल, तो आप इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई फायरवॉल है नहीं। अगर आप कोई CNAME देना चाहते हैं इसका कैनोनिकल नेम, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप अपने कस्टम SSL लेना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे है, अदरवाइज डिफॉल्ट SSL के लिए आप सिलेक्ट है आपका ऑप्शन। अब तो उसके बाद देखिए मैं इसको क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन में क्लिक कर देता हूँ डिफॉल्ट ऑप्शन के साथ ही। अब देखिए यहाँ पे मेरा ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया, इनेबल है, और इन प्रोसेस ये कम से कम 10 मिनट लेता है, मिनिमम 10 से 15 मिनट लेता है प्रोसेस को यहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए, प्रोसेस को इनेबल करने के लिए, प्रोसेस को पूरी तरह एक्टिवेट करने के लिए। तो तब तक मैं इसको वीडियो को पॉज कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा समय लेने वाला है ये, तो मैं इस समय वीडियो को पॉज कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए स्टेटस यहाँ डिप्लॉयड शो कर रहा है और स्टेट इनेबल है। तो देखिए ये इसमें मैं आपको समझा देता हूँ एक बार फिर से। डिलीवरी मेथड वेब बेस मैंने दिया था, ID इसकी जनरेट हुई, डोमेन नेम जो मेरा जनरेट हुआ, तो अब ये देखिए ये डोमेन नेम जनरेट हुआ है। अब इस डोमेन नेम के थ्रू हम अपने कंटेंट या ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेंगे। ये जो डोमेन नेम cloudfront.net जनरेट हुआ, ओरिजिन मेरा टेस्टिंग जो ओरिजिन मैंने दिया था testing-crr.destination, ये जो मैंने बकेट का नेम दिया था। CNAME कोई असाइन नहीं है मेरा, स्टेटस अब मेरा डिप्लॉय है एंड स्टेट इनेबल है, और कब मैंने मॉडिफाई किया वो यहाँ पे शो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए मेन ऑप्शन होता है इनवैलिडेशन। इनवैलिडेशन का मीन्स क्या होता है कि अगर जो डेटा कैश एज लोकेशन के कैश मेमोरी में स्टोर है, आप उसको इनवैलिडेट करना चाहते हो, वहां से फ्लश करना चाहते हो वो डेटा, आपने
मान लीजिए उसमें इसकी एज लोकेशन में कोई डेटा स्टोर है, वो ओल्ड डेटा हो गया, उसमें कोई मॉडिफिकेशन कर दिया, तो आप नहीं चाहते यूजर को वो आउटडेटेड डेटा मिले, तो आप चाहते हो वो जो एज लोकेशन है, जितने भी एज लोकेशन, सभी एज लोकेशन से उसके कैसे से वो डेटा फ्लश हो जाए, तो आप उसके लिए इनवैलिडेशन प्रोसेस चलाते हैं। तो यहाँ से क्रिएट इनवैलिडेशन करते हैं। अब आप इनवैलिडेशन में अगर आप कोई फोल्डर है तो आप एग्जांपल कोई फोल्डर दे दीजिए, या कोई आपकी इमेज है तो आप उस इमेज फोल्डर के अंदर कोई इमेज है, उस इमेज का नाम दे दीजिए, जैसा भी है। अगर आप पूरा ही डेटा आप इनवैलिडेट करना चाहते हैं तो सिर्फ स्टार दे दीजिए। तो पूरा S3 बकेट के अंदर सभी डेटा आप जो है वो इनवैलिडेट हो जाएगा, जो आपका एज लोकेशन है उसकी कैशे मेमोरी से। देखिए इसके चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। जब देखिए जनरल में आते हैं तो जनरल बेसिक चीजें बताता है, ये इसकी आईडी डिस्ट्रीब्यूशन आईडी क्या है, इसका ARN क्या है, मेथड वेब पेज था, कुकीज लॉगिंग ऑफ थी, डिप्लॉय है मेरा ये ऑप्शन, ऑल एज आपने लिया था, प्राइस में क्या था, आज ऑल एज लोकेशन आपने लिया था, स्टेट इनेबल है, WS फायरवॉल अभी आपने कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ है, SSL जो लिया है आपने सर्टिफिकेट लिया वो डिफॉल्ट सर्टिफिकेट लिया है, डोमेन नेम देखिए डोमेन नेम आ रहा है, इसके थ्रू आप एक्सेस करेंगे। आपने ये देखिए सपोर्ट वर्जन HTTP आपने लिया है, तीनों वर्जन। तो इस तरह आपने ओरिजिन अगर आप देखना चाहें, ओरिजिन ये है आपका, और ग्रुप बनाना चाहें ओरिजिन के कई दो तीन S3 बकेट हैं, तो आप यहाँ से और ओरिजिन आप एक्सेस कर सकते हैं, या कुछ और ओरिजिन आप दे सकते हैं। एरर पेज आपके एरर में आएगी, यहाँ पे इनवैलिडेशन मैंने बता ही दिया आपको, बिहेवियर में आपका किस ओरिजिन के आया और किस प्रोटोकॉल के थ्रू एक्सेस हो, ये आप डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं देखता हूँ इसका, वापस मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं डोमेन नेम यहाँ पे कॉपी करता हूँ। डोमेन नेम लेने के बाद मैं यहाँ पे इसको डोमेन नेम पेस्ट करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा, तो देखिए अभी आपका कुछ भी एक्सेस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे एक्सेस करने के लिए आपको डिफाइन करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट का नेम। तो आप EC2 इंस्टेंस वापस S3 में आइए और सपोज करिए आपको जो ऑब्जेक्ट एक्सेस करना है उसको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं देख लेता हूँ क्या क्या ऑब्जेक्ट है मेरे बकेट के अंदर। तो ये मैं क्लिक करता हूँ, सपोज करिए मुझे इस बकेट इस ऑब्जेक्ट का यूज करना, सपोज AWS cloud.jpg इसका यूज करना है। तो आपने जो डोमेन नेम है उसके बाद स्लैश लगाना है सिंपल सा, और उसके बाद क्या बकेट का नाम था, AWS cloud.jpg। तो देखिए अभी ये एक्सेस नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि एक्सेस डिनाई है। मुझे उस ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, मेक पब्लिक करना पड़ेगा। तो इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे एक्शन में गया और यहाँ पे ऑप्शन आएगा मेक पब्लिक, मेक पब्लिक, मेक पब्लिक। तो आपने इसको मेक पब्लिक कर दिया, तो ये मेरा बकेट सक्सेसफुल हो गया मेक पब्लिक। अब मैं फिर से इसको एक्सेस कर रहा हूँ, तो देखिएगा कितनी फास्ट आपका डेटा एक्सेस हो रहा है, कितना फास्ट आपका डेटा रिट्रीव हो रहा है। तो ये है आपका क्लाउड फ्रंट। इस ऑब्जेक्ट को सभी एज लोकेशन से यूजर एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि क्लाउड फ्रंट क्या होता है, एज लोकेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन टाइप क्या होता है, कैसे हम ओरिजिन को क्रिएट करते हैं, और कैसे हम उसके थ्रू अपने बकेट को क्या करेंगे, अपने बकेट के डेटा ट्रांसफर करेंगे। प्लस आपका इनवैलिडेशन क्या होता है और कैसे इनवैलिडेट करते हैं डेटा को, जो भी एज लोकेशन के कैश मेमोरी में डेटा स्टोर है उसको कैसे इनवैलिडेट करते हैं। क्योंकि अगर वो डेटा आपका आउटडेटेड हो जाएगा तो आप नहीं चाहते हो डेटा आउटडेटेड डेटा यूजर को मिले, तो इसलिए वो डेटा को आप इनवैलिडेट कर देते हैं। लेकिन उसके लिए आपको प्राइस देना पड़ता है AWS को। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।